हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है BHDLA 138 पुस्तक पे। ठीक है, और ये जो पुस्तक है, ये जो बुक है BHDLA 138, इसका जो टाइटल है वो है हिंदी साहित्य विविध विधाएं। ठीक है, आगे चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों को अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस बुक का जो कोड है वो है BHDLA 138 और जो टाइटल है वो है हिंदी साहित्य विविध विधाएं। ठीक है, इस पर हम लोग जो है आज हम लोगों को डिस्कस करना है। आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो बुक है मेनली दो ब्लॉक्स में डिवाइड है, मतलब दो खंड में डिवाइड है। पहला खंड जो है आप लोगों के स्क्रीन पर है, जिसमें 6 अध्याय हैं, और एक दूसरा खंड भी है, उसमें भी शायद 6 या 7 अध्याय हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्य मुद्दा आता है कि मैंने स्क्रीन पर केवल 6 अध्याय को ही क्यों दिखाया, केवल 6 चैप्टर्स ही क्यों दिखाए। तो उसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि ये जो हम लोग डिस्कशन करेंगे BHDLA 138 बुक का, तो उसको हम लोग दो नहीं 3 पार्ट में डिवाइड, मतलब ये तो है कि खंड एक दिख गया, आप लोगों को लगता होगा कि खंड 2 जो है अगले वीडियो सीरीज में डिस्कस करवा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग ये जो बुक है BHDLA 138, इस बुक को हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, मतलब 3 भाग में 3 वीडियो सीरीज आएगी इसकी। ठीक है, अब कैसे कैसे आएगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला तो ये खंड एक है, इसको दो भाग में डिवाइड किया है मैंने। ठीक है, इसमें से हम लोगों को डिस्कस करना है सबसे पहले इकाई 1, जिसका नाम है कहानी पूस की रात। दूसरा हम लोगों को डिस्कस करना है व्यंग निबंध वैष्णव की फिसलन, हरिशंकर पारसाई द्वारा रचित है। तीसरा है एकांकी बहुत बड़ा सवाल, और पांचवा है आत्मकथा जूठन, जो कि लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा, और छठा है कविताएं। तो इसमें से जो हमने ऊपर से 4 चैप्टर्स को भी टिक आउट किया है, मतलब मार्क किया है, इन सभी जो इन चारों चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो सीरीज में। उसके बाद जो हमारा अगला सीरीज होगा वो होगा खंड 2 में जो चैप्टर्स हैं उस पे, और लास्ट में हम लोग कविताओं पे डिस्कस करेंगे ये वाला। ठीक है, अब इसमें एक चैप्टर जो आप लोगों को दिख रहा होगा, इकाई 4 निबंध जीने की कला, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, इस पर मैं आप लोगों को बिल्कुल कोई डिस्कशन नहीं करवाऊंगा, ना ही कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। अब इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारे चैप्टर्स को एक साथ एक सीक्वेंस में एक लाइन से डिस्कस कर सके। ठीक है, तो हमारा ये प्रयास होगा कि केवल और केवल एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाए, तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए केवल वही चैप्टर्स करवाऊंगा जो कि आप लोगों को एग्जाम में अच्छे अंक दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो निबंध वाला जो चैप्टर है, निबंध जीने की कला, ये भी एक अच्छा चैप्टर है। यह भी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित एक अच्छा निबंध है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं इस पे डिस्कशन नहीं करूंगा, और इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसके कंटेक्स्ट में क्या है, इसमें क्या हमें डिस्कस कर, मतलब इसमें इस चैप्टर में क्या है जो कि हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, केवल शॉर्ट में बता देता हूँ मैं इसको। तो एक्चुअली क्या है, ये जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जो निबंध है जीवन जीने की कला, इसमें नारीवादी शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो समाज में जो महिलाओं की जो दशा है वो कैसी है आज के समय में। ठीक है, अभी भी हमारे भारतवर्ष में ऐसे समाज मतलब विद्यमान है जहां पर स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं है, वो घर से बाहर आउटिंग के लिए नहीं जा सकती हैं, घर से बाहर घूमने के लिए बिना अनुमति के नहीं जा सकते। तो ऐसी बहुत सी बंदिशें आज भी हमारे समाज में मौजूद है। इन्हीं सब बातों को आधार मानकर ये जो निबंध है महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस पर हमें जो है अभी डिस्कस नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये मतलब स्त्री से संबंधित निबंध है तो मैं इस पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब बस ये है कि समय की कमी की वजह से मैं इस पे डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमें डिस्कस क्या करना है। ठीक है, तो आगे मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ। मैं जरा स्लाइड से ये सब जो है डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब है आगे साहित्य क्या है और साहित्य का अर्थ क्या है। ठीक है, ये रहा पेन। मेरा एक सेकंड में पेन इसको ऑन कर देता हूँ। पेन, हाँ, ये साहित्य क्या है और साहित्य का अर्थ क्या है, हमें इस पर डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो साहित्य क्या है, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आप साहित्य क्या है, साहित्य की विधाएं कौन कौन सी है, इसको समझ गए, और किसी भी साहित्य की विधाओं में जो कौन कौन से मुख्य अंग है, कौन कौन सी उसकी विशेषताएं, अगर इसको समझ गए तो आप पूरे चैप्टर में से, पूरे बुक में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप
कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है, तो ये बता देता हूं मैं सबसे पहले। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज, मतलब 1 सेकंड के लिए मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ। दरअसल क्या है कि पिछली जो वीडियो सीरीज आई थी बीईजीसी 132 सॉरी 134 बुक की, बीईजीसी 134 बुक थी, उसकी जो वीडियो सीरीज आई थी उसमें समस्या ये आ रही थी कि जो स्टूडेंट हैं वो टेलीग्राम चैनल पे नहीं जा पा रहे थे। दरअसल क्या है ना कि यूट्यूब पे जितने भी टेलीग्राम चैनल है वो मतलब हो ये रहा है कि अगर उस पर लिंक क्लिक करते हैं तो वो ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, हर एक टेलीग्राम चैनल के साथ ये समस्याएं देखने को मिल रही है। तो आप लोगों को सिंपली करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम में चले जाना है। टेलीग्राम जो आपका ऐप है वहां पे एक सर्च बटन होगा, सर्च कर लीजिएगा इग्नू टिप्स असाइनमेंट। ये वाला जो लोगो आप लोगों को दिख रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 1 सेकेंड। ये वाला जो लोगो है ये आप लोगों को दिख जाएगा, और अगर ये लोगो दिख गया तो समझ जाइएगा कि ये जो टेलीग्राम चैनल है ये इग्नू टिप्स असाइनमेंट का, उस पे आप लोग एकदम ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। वहां से आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन पेपर, सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, अब ये मुद्दा तो खत्म हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं, साहित्य क्या है। दरअसल साहित्य जो है इसे समाज का दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अब कैसे समाज का दर्पण कहा जाता है आगे हम डिस्कस कर लेंगे। जो साहित्य है ये अंग्रेजी के शब्द लिटरेचर से बना है, और लिटरेचर जो है यह लेटिन वर्ड लेटर से आया है। ठीक है, अब हमें इंग्लिश में भी जाना नहीं है, बस सिंपल में जान लीजिए कि साहित्य लिटरेचर से बना है। लिटरेचर जो है वो लेटिन वर्ड लेटर से आया है, और संस्कृत में साहित्य को वाङ्मय कहते हैं। इतना समझ में आ गया। आगे साहित्य और वाङ्मय में अंतर आप लोगों को अगले खंड में देखने को मिलेगा, जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि साहित्य और वाङ्मय में क्या अंतर है, तो उस पे हम लोग कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर सरल शब्दों में कहें तो साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है, साहित्य का जो विकास है वो समाज के बीच में होता है, और समाज में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो वो साहित्य पर जो है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब कैसे मिलता है ये भी मैं आप लोगों को अभी क्लियर बता दूंगा। फिलहाल जो स्लाइड पे जो बातें लिखी गई हैं वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो साहित्य का अर्थ है वो ऐसा है कि सभी को साथ में लेके चलना। साहित्य जो है यह संस्कृत के धा धातु में सम, उपसर्ग और यत प्रत्यय लगाने से बना है। साहित्य का अर्थ होता है यथासंभव शब्द और अर्थ को साथ में लेके चलना। ठीक है, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपनी एक साहित्य की परिभाषा दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था शब्द और अर्थ का यथावत सहभाव अर्थात साथ होना ही साहित्य है। अब है कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, शब्द और अर्थ का सहभाव ही साहित्य है, और कुछ विद्वानों के अनुसार हितकारक रचना का नाम साहित्य है। ये तो स्लाइड की बातें थी, अब स्लाइड से हट के मैं आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल साहित्य का सीधा सीधा अर्थ होता है, अगर सामान्य शब्दों में अगर कहें तो कोई भी ऐसी रचना जिससे कि पाठक उसको पढ़ने के लिए आकर्षित हो रहा है तो वह साहित्य है। जैसे कि अगर कोई लेखक है, उसने कहानी लिखी, कहानी तो आपको भी आकर्षित करती होगी, तो यह भी एक साहित्य है। ठीक है, अगर किसी लेखक ने क्या किया कि कविता लिख दी, अगर आप कविता के प्रति आकर्षित होते हैं तो कविता भी एक साहित्य है। तो इस तरह से साहित्य जो है क्या है, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे मान लिया जाए कि साहित्य को क्या परिभाषित करना आसान है, तो नहीं, साहित्य को परिभाषित करना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में जो मौजूद विषमताएं हैं उसी को आधार मान करके अलग अलग तरह के साहित्य लिखे जाते हैं। कुछ लेखक समाज के विवरण को प्रस्तुत करते हुए साहित्य लिखते हैं। ठीक है, कुछ भौगोलिक जो बिंदु हैं उसको आधार मानकर साहित्य लिखते हैं, कुछ समाज में जो झगड़े हो रहे हैं उसको आधार मानकर अलग अलग साहित्य लिखते हैं। तो इस तरह से साहित्य की जो अलग अलग विधाएं हैं, साहित्य के अलग अलग रूप है, इसलिए साहित्य को जो है छोटे शब्दों में परिभाषित करना असंभव है। साधारण तौर पर अगर कहें तो साहित्य का सीधा मतलब है कोई भी ऐसी व्यक्तिपरक रचना जो कि हमें आकर्षित करती है, या किसी लेखक सॉरी जो किसी पाठक को आकर्षित करती है, वह साहित्य है। तो ये बात आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड में क्या रखा हुआ है, क्या नया है। ठीक है, क्या नया है जो कि हम देखेंगे। हिंदी साहित्य की विधाएं, यही जो कि अभी आप लोगों को दिख रहा है, हिंदी साहित्य की विधाएं, यही हम लोगों का मेन टॉपिक है, मेन थीम है, जो कि इस बुक का नाम भी है हिंदी साहित्य विविध विधाएं। अब इसमें कौन कौन सी विधाएं हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि नाटक होता है, नाटक आप लोगों ने देखा होगा। एकांकी होती है, एक अंक का नाटक एकांकी कहलाती है। ठीक है, उपन्यास होता है, बड़े बड़े जो लेखन होते हैं जो कि 200-150 पेजेज में लिखे जाते हैं, 200-150 पृष्ठ में लिखे जाते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो उपन्यास है। कहानी है, चार पांच पेजों में, 10 पेजों में
20 पेज में जो लिखा जाता है वो कहानी है। आलोचना, कटाक्ष करना, अगर कोई किसी ने कोई कमेंट कर दिया, किसी ने कोई वक्तव्य दे दिया, किसी ने कोई भाषण दे दिया, उसके विरोध में जो बातें बोली जाती है वो आलोचना है। निबंध, किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी शब्द पर, किसी वाक्य पर, किसी के जीवन पर, या फिर हम ये कह लें कि हमारे आसपास में जो घटित घटनाएं हैं उस पर लिखना निबंध है। संस्मरण, अगर इसको हम सीधे कहें तो आपके या किसी भी लेखक के दिमाग में कुछ अनुभूति होती है किसी के प्रति, किसी भी सजीव व्यक्ति के प्रति, यार, दोस्त, मित्र, किसी के प्रति अगर कुछ भी स्मरण में रहा, अगर उसी को लेखक ने पंक्तिबद्ध कर दिया तो वो संस्मरण है। ठीक है। आगे रेखा चित्र होता है। रेखा चित्र का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति जो कि आपका चाहे वो परिचित ना हो, ठीक है, परिचित परिचित नहीं भी हो तभी भी चलेगा। ठीक है। तो अगर आप उसके थोड़े बहुत उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और आपने उसको पंक्तिबद्ध कर दिया, अच्छे से सीक्वेंस में ला दिया, तो ये रेखा चित्र हो गया। ठीक है। अब मुद्दा यह है कि इस लाइन में से हमें किस किस चीजों पर डिस्कस करना है। इसमें से एक है एकांकी। एकांकी पर डिस्कशन हम लोगों का होगा क्योंकि हिंदी साहित्य की जो विविध विधाएं हैं उसमें से एकांकी का एक उदाहरण आपकी पुस्तक BHDLA 138 में दिया गया है। और ये जो एकांकी है इसका नाम है शायद क्या नाम है, मैं आप लोगों, हाँ, बहुत बड़ा सवाल, जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। एक ये है। ठीक है। एक कहानी है जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, पूस की रात। ये भी एक उदाहरण के तौर पर आपकी पुस्तक में दिया गया, हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे इसका। ठीक है। एक संस्मरण है। संस्मरण जो है वो आप लोगों को शायद महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है और वो पथ के साथी के नाम से, लेकिन अभी हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ये दूसरे ब्लॉक में। अभी मेनली अभी एक एकांकी और एक कहानी है जो कि इस ब्लॉक में, जिस पर डिस्कशन अभी इस वीडियो में हमें करना है। आगे है आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है खुद के बारे में लिखना। ठीक है। आपने खुद के बारे में कोई ऐसी बात लिखी जो कि पंक्तिबद्ध है तो वो आत्मकथा के अंतर्गत आएगी। जीवनी का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी सजीव वस्तु हो, कोई भी सजीव जंतु हो, अगर उसका जो जीवन है आपने उसको शुरू से लेकर के अंत तक पंक्तिबद्ध कर दिया तो वो जीवनी के अंतर्गत आएगी। ठीक है। अब डायरी। डायरी का मतलब होता है कि आप जो दैनिक जीवन में कर रहे हैं, सुबह से शाम तक आपने जो भी कार्य किए हैं, ठीक है, अगर आप उसको पंक्तिबद्ध करके लिख रहे हैं तो आप डायरी लेखन कर रहे हैं। ठीक है। अब यात्रा वृत्त की बात कर ले, इसको यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। तो यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है या कोई लेखक है, कोई बहुत अच्छे से प्लेस पर, कोई बहुत अच्छे से स्थल पर घूमने को गया, और घूमने को जैसे वो गया और वहां से वो जब वो लौटा या घूमने के क्रम में, यात्रा के क्रम में, वो जो बातें लिख रहा है, जिसको वो पंक्तिबद्ध कर रहा है, वो ही क्या होगा कि यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आएगा। अब है रिपोर्टाज, जिसको रिपोर्ट भी कहा जाता है संक्षिप्त में। तो रिपोर्टाज जो होता है एक औपचारिक शैली का लेखन होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई एक घटना होती है, ठीक है, कहीं पर कोई एक घटना घटित हो गई या दुर्घटना घटित हो गई, अगर उसको किसी ने पंक्तिबद्ध कर दिया कि फलानी जगह पे फलानी घटना हुई, एक का एक्सीडेंट हो गया, एक का देहांत हो गया, अगर किसी भी लेखक ने इसको पंक्तिबद्ध कर दिया इन सारी घटनाओं को, तो वही रिपोर्टाज के अंतर्गत आएगा। अब है कविता। कविता के बारे में आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि अगर बचपन में कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, कोई भी बच्चा या बच्ची जन्म लेती है, तो सबसे पहले अगर उसको किसी चीज का ज्ञान दिया जाता है तो बोलने का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है। और बोलने के साथ साथ उसे कविताएं सिखाई जाती है। जैसे आप लोगों ने भी बचपन में अपने कविताएं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसा वाला, ठीक है, बाबा ब्लैक शिप वाला, इस तरह की बहुत सारी कविताएं। ये तो मैंने इंग्लिश में कह दिया, हिंदी में भी बहुत सारे, मेघा राजा, मेघा राजा, ऐसे बहुत सी कविताएं हैं। ठीक है। लघु कथा। लघु कथा का मतलब होता है छोटी कथाएं जो कि 1-2 पेज में या 1 पेज के बराबर भी ना हो, और वो मतलब पाठक को अपनी ओर आकर्षित करे, तो वो लघु कथा के अंतर्गत आएगी। प्रहसन, कॉमेडी। कॉमेडी तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इसमें बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। वैसा कोई भी लेखन जो कि आपको मतलब हंसाने को, मतलब एकदम आतुर हो रहा हो, मतलब उस लेखन से अगर आप हंस रहे हैं तो वो कॉमेडी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और कॉमेडी वास्तव में एक तरह का एक्ट होता है जो कि सामने में करके दिखाया जाता है। अ, जैसे आप मूवी देखते हैं जिसमें कॉमेडी सीन्स आता है तो वो प्रहसन के अंतर्गत आएगा। विज्ञान कथा। विज्ञान से संबंधित कथा विज्ञान कथा कहलाएगी। व्यंग, हास्य व्यंग कहते हैं इसको। ऐसा कोई भी सीधा सीधा कह ले कि ऐसा कोई भी लेखन जो कि कहानी के रूप में और आपको हंसाए तो वह व्यंग होगा। ठीक है। पुस्तक समीक्षा। पुस्तक की समीक्षा करना, मतलब पुस्तक पर अपने विचार प्रकट करना, पुस्तक समीक्षा के अंतर्गत आएगा। पर्यायलोचन।
ये एक तरह अलग तरह की विधा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक कहानी होती है, उसी के सापेक्ष कोई दूसरी कहानी किसी ने लिख दिया तो वो पर्यालोचन में आ जाएगा। अब साक्षात्कार है, ठीक है। साक्षात्कार में तो जानते हैं कि कोई एक पैनल होता है, ठीक है। मतलब 2-4 लोगों की जो कह लें कि एक कमिटी होती है, एक संगठन होता है। उसमें क्या होता है कि एक कोई व्यक्ति होता है या एक से ज़्यादा व्यक्ति भी होते हैं, उसे कुछ प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, तो वो साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया दोस्तों, तो हिंदी साहित्य की जो विभिन्न विधाएँ हैं वो समझ में, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब विधाएँ क्या है? यहाँ पर एक मुद्दा आता है कि विधाएँ क्या? मैं तभी से विधाएँ, विधाएँ तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये विधाएँ क्या है? तो विधाएँ का सीधा-सीधा मतलब होता है दोस्तों लेखन को अलग करने वाला, ठीक है। अब जैसे कि कोई कहानी लिख रहा है और कोई कविता लिख रहा है, उसमें हम अंतर कैसे करेंगे? तो ये विधा ही है, जो कि हमें बताता है कि क्या कहानी है, क्या कविता है, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि विधा एक तरह से लेखन का किस्म हुआ, मतलब किस किस्म का लेखन है, ये हमें पता चलता है विधा के माध्यम से। या हम ये कह सकते हैं कि किस वर्ग का लेखन है, कौन-सी कहानी है, कौन-सा कविता है और किस श्रेणी की रचना है, ये हमें विधा बताता है। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो लेखन को अलग करने का कार्य जो है वो विधा करता है, ठीक है? अब यहाँ हमें अभी मेन रूप से एकांकी डिस्कस करनी है। एकांकी का एक जो उदाहरण है हमारे पुस्तक में बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा उदाहरण है कहानी का, ठीक है? ये 2 हो गया इस ब्लॉक में। एक निबंध है जिसकी चर्चा मैं करने वाला हूँ नहीं, निबंध लिखा गया है महादेवी वर्मा जी के द्वारा जिसका नाम है जीने की कला, ठीक है। एक हास्य व्यंग है जो कि हरिशंकर पारसाई के द्वारा लिखा गया जिसका नाम है वैष्णव की फिसलन। इस पर डिस्कशन अभी होगा, ठीक है। एक आत्मकथा है जो कि जूठन के नाम से है जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ये रहा, कहाँ गया आत्मकथा, ये वाला। तो ये सब समझ गए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्लाइड है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर आप इसको समझ गए तो आप समझ लीजिए कि पूरे चैप्टर का आंसर आप बिल्कुल कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी रचना होती है उसके कुछ अंग होते हैं, ठीक है। और वही अंग अगर आप समझ गए तो आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। कोई भी रचना हो, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, ठीक है, एकांकी हो, निबंध हो, आत्मकथा हो, हर एक का एक सार होता है। सार का क्या मतलब होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये रहा। सार का मतलब होता है कि कोई कहानी है, ठीक है। अब कहानी 10 पेज की है, आप उसको छोटा करके, शॉर्ट करके आप उसको लिख रहे हैं, ठीक है। और उसमें आप जो है जो भी मतलब बातें जो है मूल कहानी में लिखी गई है, अब उसको छोटा करके एकदम प्रकट कर पा रहे हैं, तो वही कहानी का सार है, रचना का सार है, किसी भी रचना का सार है। अब रचना के पात्र का चित्रण, अब कोई भी रचना होगी, लेट सपोज हम एक उदाहरण ले लेते हैं कहानी का, ठीक है। कहानी के अंतर्गत कुछ पात्र होते हैं, कुछ चरित्र होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि एक कहानी है आपके पुस्तक में पूस की रात, तो पूस की रात कहानी में आपको एक चरित्र मिलेगा, एक पात्र मिलेगा जिसका नाम क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या नाम है पूस की रात में। कंफ्यूजन हो रहा है दोस्तों, क्या नाम है इसका, हल्कू। अब याद आ गया दोस्तों, हल्कू। बहुत ज़्यादा हल्कू और झूरी, ये 2 शब्द मुझे बहुत परेशान करते हैं, ठीक है? क्योंकि दोनों ही रचनाएँ जो हैं प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। झूरी में बैल की कहानी है और ये जो हल्कू वाली कहानी है, ये किसान की कहानी है। अभी मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो ये जो कहानी है, कहानी पूस की रात है, इसमें जो पात्र है, मुख्य पात्र है, वो है हल्कू का। अगर आप हल्कू के चरित्र को स्पष्ट कर पाएँगे, तो वही क्या हो जाएगा, रचना के पात्र का या मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण, ठीक है? अब आगे है संदर्भ सहित व्याख्या। तो संदर्भ सहित व्याख्या में क्या होता है दोस्तों कि जो पुस्तक होती है, जो कहानी होती है या जो रचना होती है, उसके कुछ लाइनों को उठा के आपके सामने पेश कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये जो लेखन है, ये जो लाइनें हैं, ठीक है, ये कहाँ से ली गई हैं और अगर ये वहाँ से ली गई हैं, तो इसकी व्याख्या कीजिए आप कि आखिर इसको लिखा क्यों गया? ये जो लाइनें हैं, इसको क्यों लेखक ने लिखा है? उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? तो यही होता है संदर्भ सहित व्याख्या। अब आगे है कथा वस्तु। कथा वस्तु पे अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि कहानी को किस तरह से डिवाइड किया गया है, कहानी का आरंभ कैसे होता है, कहानी का जो विकास है वो कैसे होता है, मतलब कहानी आरंभ तो हो गया, अब अंत तक पहुंचने के लिए उसको किस एक लाइन से तो चलना होगा, एक सीक्वेंस से तो चलना होगा, ठीक है। तो वो जो है विकास के अंतर्गत आएगा। पहले तो कथा वस्तु के अंतर्गत क्या होता है कि पहले रचना का आरंभ होता है, फिर उसका विकास होता है,
या कह ले कि मध्य में पहुंचता है, रचना जो है वो मध्य में पहुंच जाती है। अब उसके बाद उसका अंत होता है, मतलब वो समाप्त होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई कहानी स्टार्ट हुई या कोई रचना स्टार्ट हुई, कहानी कविता, अब उसको लेखक लिखे जा रहा है, जीवन भर लिखे जा रहा है, ऐसा तो संभव है नहीं। तो जो रचना है उसका आरंभ होगा, उसका विकास होगा और उसका अंत भी होगा। तो ये पॉइंट आप समझ गए दोस्तों। अब आगे है परिवेश। कोई भी रचना होती है, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई एक क्या कह लें कि कवि है जो कि कविताएं लिखता है, ठीक है। अब वो क्या है कि वो चला गया, अब उसको लिखना है पेड़ से संबंधित कविता, पेड़ पौधों से संबंधित कविता, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पेड़ पौधे के पास जाएगा, पेड़ पौधों के बारे में सोचेगा, यही तो करेगा। और उसको पेड़ से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो कि लोगों को लुभाएंगी, जो कि पाठक को लुभाएंगी, तो वो उन सब चीजों को खोजेगा और खोज करके वो उन सभी चीजों को पंक्तिबद्ध करेगा। अंत में वो क्या बन जाएगा, कविता बन जाएगी। तो कविता या रचना के लिए परिवेश का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर परिवेश ना हो तो फिर रचना का मजा नहीं आएगा। जैसे कि कहानी पूस की रात है दोस्तों, ठीक है। इसको जो है, मतलब इसका परिवेश क्या है, इसका परिवेश है कि ये जो कहानी है ये आजादी से पहले की कहानी है, जब बहुत गरीबी थी। महाजन लोग क्या करते थे, छोटे किसानों पर अत्याचार करते थे। ये भी एक कहानी का परिवेश है, पूस की रात कहानी का। या फिर इसमें ये भी दिखाया गया है कि ये जो कहानी है ये ठंड के ऋतु में या ठंड के मौसम में लिखी गई है, जिसमें कि क्या होता है कि हल्कू को ठंड से बहुत दिक्कत होती है। तो ये उसका परिवेश हो गया, ठीक है। तो इस तरह से रचना में परिवेश होता है कि रचना किस समय की है और किस स्थान की है, तो ये रचना का परिवेश हो गया। अब होता है रचना का प्रतिपाद्य। रचना का प्रतिपाद्य का मतलब है कि रचना का उद्देश्य क्या है, रचना को मतलब रचने का क्या उद्देश्य है, आखिर इसके माध्यम से लेखक कहना क्या चाह रहा है, लेखक का उद्देश्य क्या है। ये सीधा सीधा समझ लीजिए, प्रतिपाद्य मतलब उद्देश्य, लेखक के इस लेखन का या किसी रचना का उद्देश्य क्या है, यही प्रतिपाद्य होता है। जैसे कहानी पूस की रात लिखी गई है, पूस की रात कहानी के माध्यम से लेखक केवल इतना दिखाना चाह रहा है कि उस समय जब हमारा भारतवर्ष आजाद नहीं हुआ था, उस समय किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। महाजन लोग उस पर अत्याचार किया करते थे, ठीक है। तो ये उसका उद्देश्य था, उस समय में जो समाज में जो किसानों की जो दुर्दशा थी वो दिखाना क्या है, लेखक का मुख्य उद्देश्य है। तो यही लेखन का, यही रचना का प्रतिपाद्य होगा। अब आगे है संरचना एवं शिल्प। यहाँ मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, संरचना लिख दिया है, ठीक है। मुझे एक एक शब्द कहना है, मतलब एक वाक्य कहना है आप लोगों से, एकदम रियलिटी है दोस्तों। मुझे हिंदी में टाइपिंग नहीं आती है, और ये जो आप लोगों को स्लाइड पर दिख रहा है, मैंने बहुत मुश्किल से इसको टाइप किया, बहुत समय मैंने इसके पीछे अपना लगाया है, ठीक है। और मैं ये हर संभव प्रयास करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, और मैं इतना जो भी बोल रहा हूँ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बेकार चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो अब आगे देख लेते हैं कि संरचना एवं शिल्प का क्या मतलब है। तो संरचना एवं शिल्प का केवल इतना मतलब है दोस्तों कि कोई भी जो रचना हुई है उसको, जो लिखा गया है उसको कैसे लिखा गया है, मतलब उसमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसा तो नहीं है कि कष्टमय शब्दों का, कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसको कि पाठक समझ ही नहीं पा रहा है, या फिर ये देखा जा रहा है कि उसमें जो लेखन है वो औपचारिक है या अनौपचारिक है। औपचारिक का मतलब है कि एकदम रेस्पेक्टेड वाला लेखन है, या फिर उसमें कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है, कुछ गंदी बातों का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से हम जो है रचना में संरचना एवं शिल्प को अगर खोजते हैं तो हम ये खोजते हैं कि उसके लेखन का जो तरीका है वो कैसा है, यही संरचना एवं शिल्प है। तो ये इतना समझ गए दोस्तों, ठीक है। और एक पॉइंट आप लोग नोटिस कर लीजिए या नोट कर लीजिए कि पूरे का पूरा बुक जो है इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। ये पूरा ब्लॉक इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, कोई भी क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा। इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग सबसे पहले समरी देखते हैं। समरी देखेंगे हम लोग कहानी पूस की रात का, उसके बाद हम लोग देखेंगे व्यंग निबंध वैष्णव की फिसलन का, उसके बाद हम लोग देखेंगे आत्मकथा जूठन का। इतने की समरी हम लोग देखेंगे, मतलब टोटल 4 समरी अभी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और मे भी हो सकता है कि समय की कमी की वजह से 1 डेढ़ घंटा का अगर वीडियो हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मतलब पॉइंट जो है काट के आप लोगों को इतना बता दूं ताकि आप लोग एग्जाम में लिख सके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है चैप्टर 1 जिसका नाम है कहानी पूस की रात, ठीक है। ये कहानी है जो कि लिखी गई है प्रेमचंद जी के द्वारा। तो प्रेमचंद के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं दोस्तों। ये 1880 या 85 में शायद बनारस के लम्ही ग्राम में जन्मे थे, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे नामों से लेखन किया है, धनपत राय के नाम से भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। और उसके बाद इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी समझ गए आप, प्रेमचंद के बारे में समझ गए। अब एक चीज यहाँ पर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, आप लोगों ने अक्सर
बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स के मुंह से भी सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद। तो क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मुंशी और प्रेमचंद एक ही था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मुंशी प्रेमचंद अलग अलग थे, मुंशी जी अलग थे और प्रेमचंद जी अलग थे। ठीक है। मुंशी जी जो थे उसका पूरा नाम था कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, और प्रेमचंद जी उनके सहपाठी थे। और प्रेमचंद जी और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी ने मिलकर एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था हंस। और हंस पत्रिका में ऊपर में लिखा गया था मुंशी कोमा प्रेमचंद, क्योंकि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी बहुत बड़ा नाम था, तो कोमा से लिख दिया गया। लेखक के तौर पर या संपादक के तौर पर मुंशी कोमा प्रेमचंद, वही धीरे धीरे भ्रांति के रूप में मुंशी प्रेमचंद के रूप में परिणत हो गया, और आज तक लोग उसको मुंशी प्रेमचंद ही समझते आ रहे हैं। वास्तव में प्रेमचंद जी अलग थे, मुंशी जी अलग थे। इतना क्लियर हो गया। अब आगे मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उसमें से मैं किसी भी चैप्टर में लेखक की जो है जीवनी का जो विवरण है वो नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग गूगल बाबा की मदद ले लीजिएगा। गूगल बाबा की मदद से आप लोग ये जो लेखक है उसके जीवनी को जान पाएंगे। और मुझे मतलब पूरा यकीन है कि बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी लेखक के जीवनी से। ठीक है, अब सीधे सीधे मुख्य पात्र पर चलते हैं। हल्कू है, पूस की रात कहानी में एक गरीब किसान है। उसके बाद जबरा है, सहना है। जबरा हल्कू का कुत्ता होता है। सहना एक महाजन है जो कि कर्ज देता है हल्कू को। ठीक है। मुन्नी है जो कि हल्कू की पत्नी होती है। ये वैष्णव कर्जदाता या होटल का, सॉरी दोस्तों, ये सबसे नीचे वाला जो लाइन है ये दरअसल इस चैप्टर का नहीं है, ये आगे वाले चैप्टर का है। मैंने स्लाइड में इसको मतलब मेंशन करना भूल गया हूं मैं इसको। ठीक है, मतलब मैं इसको मेंशन नहीं कर पाया, मैं माफी चाहता हूँ। आगे अब मैं इसकी समरी बताता हूँ। दरअसल ये जो कहानी है ये सॉरी, फिर मैं गलती कर रहा हूँ, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। इसमें एक किसान है हल्कू। ठीक है। अब हल्कू क्या करता है, दो तरह के काम करता है। पहला काम तो ये खेती करता है, कृषि करता है, किसानी करता है। छोटा सा खेत है इसका। ठीक है। और उसके बाद आगे हल्कू मजूरी भी करता है। मजूरी करने का मतलब है कि मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे वो कमा लेता है। ठीक है। अब स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक ठंडी का मौसम है। ठीक है। ठंडी के मौसम में क्या होता है कि हल्कू के घर में कोई रजाई या कंबल नहीं होता है ओढ़ने को। इतना समझ में आ गया। अब बेचारा बहुत मेहनत मजदूरी करके 3 रुपए या 3 पैसे बचाता। उस समय 3 रुपए तो नहीं कहूंगा मैं, 3 पैसे ही होंगे शायद। हाँ, 3 पैसा ही है। ठीक है। वो 3 पैसे बचा लेता है। अब 3 पैसे बचाकर वो सोचता है कि इस ठंड में जो है वो एक कंबल खरीदेगा, जिससे कि वो अपने आप को ठंड से बचा सके और अपनी पत्नी को भी ठंड से बचा सके। लेकिन होता क्या है कि हल्कू जो है वो सहना नाम के एक कर्जदाता से कर्ज लेकर रखा होता है। अब वो कर्ज क्यों लेता है? वो कर्ज लेता है कृषि करने के लिए। जो वो खेत में जो बोता है उसके लिए उसको पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। तो उसके लिए वो क्या करता है कि सहना नाम के महाजन से पैसे लेता है, और उसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल वो अपने खेती हेतु करता है। और वो सोचता है कि जब मेरी जो फसल है वो हो जाएगी तो मैं फसल को बेचकर मैं क्या करूंगा कि ये जो सहना नाम का जो कर्जदाता है उसके कर्ज को चुका दूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हर बार कृषि में 5 रुपए की लागत आती है और उसको जो इनकम जो प्रॉफिट होता है वो 3 रुपए का होता है, मतलब 2 रुपए का लॉस हो जाता है। ऐसा मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मतलब 3 पैसे 2 पैसे में उस समय डीलिंग होती थी, 3 पैसे 2 पैसे में उस समय काम होता था। तो अब आगे की स्टोरी की ओर चलते हैं। तो आगे होता क्या है कि सहना नाम का कर्जदाता अब हल्कू के पास आता है। वो बोलता है कि भाई मेरे पैसे मुझे दे दे। तो अब हल्कू बेचारा करेगा तो करेगा क्या, क्योंकि उसको पता है कि महाजन जो है, अब उसने पैसे लिए हैं महाजन के, तो महाजन उसे दो चार बातें सुनाएगा। अब बेचारा हल्कू जो है 3 पैसे जो कि उसने बहुत मेहनत से बचाए होते हैं, वो क्या करता है अपनी पत्नी को कहता है कि मुन्नी तुम क्या करो कि 3 पैसे दे दो मुझे, और मैं उस 3 पैसे को सहना महाजन को दे देता हूँ, और कम से कम इस तरह से इस कर्ज के जंजाल से थोड़ा बहुत तो जान छूटेगा, और आगे जो है हम थोड़ी बहुत और मेहनत मजूरी करके 3-4 पैसे
पैसे और बचा लेंगे और बाद में हम कंबल खरीद लेंगे, ठीक है। अंत में उसकी पत्नी उसको थोड़ा बहुत गिदड़ भभकी देती है, वो कहती है मैं ना देती पैसे, तुम तो कमाने से रहे, या फिर वो कहती है कि तुम तो बिल्कुल अब कंबल खरीदने से रहे, ओढ़ने वाली चीज़ों को खरीदने से रहे। फिर भी अंतिम में क्या होता है कि मुन्नी को पता होता है कि अगर वो पैसे नहीं देगी तो ये जो सना है वो जाएगा नहीं। अंत में वो पैसे निकाल कर दे देती है हल्कू को। हल्कू बेचारा क्या करता है, पैसे दे देता है सहना को, और पैसे देने के बाद वो क्या करता है कि वो जो है ठंड का मौसम रहता है, ठीक है, वो ठंड के मौसम में चले जाता है अपने खेतों की रखवाली करने के लिए। अब खेतों की रखवाली करने के लिए वो अकेले जाता है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता जबरा भी पहुंच जाता है। उसका कुत्ता जबरा जब पहुंच जाता है खेत के पास, तो जब हल्कू जबरे को देखता है तो वो जबरे को मतलब पुचकार भरी डांट लगाता है। वो बोलता है भाई तुम क्यों आए इस ठंडी में, इस सर्दी में तुम क्यों आए। अब होता क्या है कि वो जानता है कि ये जो कुत्ता है वो बहुत ही लगाव रखता है हल्कू से। हल्कू को ये बात पता होती है तो वो पुचकार भरी डांट लगाता है। फिर वो कहता है कि चल कोई बात नहीं, आ गया है तो चल हम दोनों मिल करके इस खेत की रखवाली करते हैं। फिर दोनों ही मिलकर क्या करते हैं कि जो है खेत में पहरा देने लगते हैं। अब धीरे धीरे ठंड का मौसम होता है, जैसे जैसे काली रात होती जाती है तो ठंड जो है, ठंड रूपी जो राक्षस है वो धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता जाता है, ठीक है, और इससे हल्कू को परेशानी होने लगती है। अब हल्कू क्या करेगा, हल्कू जो है ठंड रूपी राक्षस से बचने के लिए कुछ तो करेगा। तो वो तरह तरह के उपाय जो है वो करने लगता है। अब हल्कू क्या करता है कि उसके पास एक फटा पुराना चादर होता है। अब उस चादर को ओढ़कर वो अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश करता है, हर संभव कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो ठंड से मुक्ति नहीं पाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब अंत में उसके पास एक उपाय बचता है। वो क्या करता है, अपने कुत्ते जबरे को अपने हृदय से लगा लेता है और अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन गरीबी की जो और भुखमरी की जो इतनी मार उस पर पड़ी होती है कि क्या ही कहना। अब उसके पास कंबल नहीं है। अब क्या किया जाए, तो वो कुत्ते को हृदय से लगा लेता है। अब ये बेचारा चूंकि कुत्ते को हृदय से लगा लेता है और इसको कुत्ते के शरीर से आने वाले दुर्गंध की बदबू तक नहीं आती है, क्योंकि ये गरीबी से इतना त्रस्त होता है कि इसको अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये अपने कुत्ते को अपने शरीर से लगा लेता है और कुछ देर तक अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद इसमें जान आती है, मतलब हल्कू में थोड़ी जान आती है। तो हल्कू क्या करता है, चीलम पीने के लिए, मतलब उस समय में चीलम चलता होगा, चीलम एक तरह से समझ लीजिए आज के जमाने का सिगरेट। तो चीलम पीने के लिए क्या करता है कि वो कुछ पत्तियां इकट्ठा करता है और उसमें आग लगाता है, और क्या करता है कि वो चीलम पीने के बाद उसी आग की गर्माहट को पाकर थोड़ा आलस्य से भर जाता है। अब आगे क्या होता है कि जैसे ही उसको थोड़ा आलस आता है तो वो फटा पुराना जो उसका चादर होता है ना, उसको बिछाकर वहीं पर वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि कुत्ता जो उसका जबरा होता है वो भौंकता है। मतलब ऐसा लगता है कुत्ते को ऐसा लगता है कि खेत में कुछ आ गया है। तो कुत्ता भौंकने लगता है, ठीक है। भौंकने की जो आवाज होती है उसको सुनकर हल्कू जगता तो है, दो चार कदम चलता भी है, ठीक है, लेकिन ठंड की जो मतलब कह ले कि विभीषिका इतनी होती है कि वो फिर आगे चलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। वो फिर रिटर्न जाता है उसी आग के पास और सो जाता है, ये सोचकर कि जबरा तो है ही ना, जबरा सब संभाल लेगा। अब क्या होता है कि अगले सुबह, मतलब अगले सुबह उसकी पत्नी मुन्नी खेत पर पहुंचती है। तो वो ये देखती है कि जबरा कुत्ता एकदम एक साइड में बैठा हुआ है और नील गाय जो है पूरे के पूरे खेत को चर गई है, एकदम साफ कर चुकी है, ठीक है। अब वो भागी भागी क्या करती है कि हल्कू के पास जाती है और हल्कू को कहती है कि पूरा का पूरा फसल जो है वो अब नष्ट हो गया, अब हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है और हमें इस बार जो है फिर से बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि सारी घटना जब हल्कू सुन लेता है तो उसके बाद वो केवल इतना कहता है कि चलो अच्छा हुआ अब रात को यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हल्कू कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है भाई, हम मजूरी भी करते हैं, मजूरी से भी हमें कुछ नहीं होता है, खेती भी करते हैं, खेती से भी हमें नुकसान हो जाता है। अगर खेती करने से नुकसान होने पर भी हम यहाँ पर रात में पहरा देते हैं, मतलब तकलीफों में रहते, तो उससे अच्छा ठीक है, अगर नुकसान ही हो रहा है तो ठीक है, हम अगले दिन से आएंगे ही नहीं, अब हमें इस तरह के कष्ट का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यही जो है एक शॉर्ट सी एकदम छोटा सा जो समरी है, एकदम छोटी सी समरी या छोटा सा सार हम कह सकते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतनी सी बातें हैं, और भी बहुत सारी मतलब इधर उधर की बातें हैं, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट करके इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चैप्टर 1 समझ गए दोस्तों, ये जो समरी थी ये समझ गए। अब आगे देखते हैं कि आगे स्लाइड में क्या रखा हुआ है हमारे लिए। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है चैप्टर 1 का।
पूस की रात का सार लिखिए। पूस की जो रात कहानी है इसका सार लिखिए। अभी तुरंत मैंने आप लोगों को पूस की रात कहानी का सार बताया। अब आगे है किसान हल्कू के चरित्र का विश्लेषण कीजिए। तो किसान हल्कू का चरित्र कैसा था, ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन जो ऊपर से आप लोगों को दिख रहा है इसको आप लोग वीवीआई मान के चलिए। ये क्वेश्चन में भी एकदम मान के चलिए कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, संभवतः एक क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। अब है कि पूस की रात में जो हल्कू है उसका विश्लेषण, मतलब आगे एक क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी में दिखाया गया है किसान जीवन संघर्ष का विश्लेषण करिए। हालांकि उससे पहले एक चरित्र का विश्लेषण है, वो भी मैं एकदम शॉर्ट में कर देता हूँ। हल्कू नाम का जो चरित्र जो दिखाया गया है पूस की रात कहानी में, ये बहुत ही सीधा साधा चरित्र है। ठीक है। हल्कू बहुत ही सीधे विचार का व्यक्ति रहता है, और ये जो है ना समाज में जो मौजूद कुरीति है इसको समझता है। और हल्कू को पता होता है कि सहना को अगर वो पैसे नहीं देगा तो सहना उसे बहुत बातें सुनाएगा जो कि उसके हृदय को चोट पहुंचाएंगे। तो हल्कू मजबूरी में उसको पैसा दे देता है। इससे ये पता चलता है कि हल्कू बहुत सीधे चरित्र का व्यक्ति था। अब आगे देखते हैं। हल्कू का जो मतलब कह ले कि गरीबी और भुखमरी से उसको इतना मतलब कह ले कि परेशानी हुई थी। गरीबी व भुखमरी से वो इतनी मार मतलब गरीबी व भुखमरी की मार से इतना त्रस्त था वो कि उसको अ, अच्छा बुरा, गंध दुर्गंध सुगंध किसी भी चीज का पता नहीं चल रहा था। अब उसकी जो आत्मीयता थी वो केवल और केवल उसके कुत्ते से थी। थोड़ा बहुत उसके पत्नी से भी थी, उसके पत्नी से भी उसकी आत्मीयता थी, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुत्ते का जो कुत्ते का विश्लेषण इस कहानी में ज्यादा है। कुत्ते से उसको ज्यादा आत्मीय दिखाया गया है। कुत्ते से उसकी आत्मीयता ज्यादा दिखाई गई है। उस और कहा गया है कि गरीबी व भूखमरी की इतनी मार झेलने के बाद भी अब तक हल्कू के हृदय स्थली में इतनी पवित्रता है कि वह अपने कुत्ते को अपना भाई मानकर उसे हृदय से लगा लेता है। और हृदय से लगाने के बाद भी हल्कू को जबरे से दुर्गंध की बू तक नहीं आती है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि हल्कू और जो कुत्ता होता है उसका एकदम इतना नजदीक होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे दोनों भाई आपस में गले मिले हो। तो इस कहानी में इस तरह से हल्कू के चरित्र को विश्लेषित करने की कोशिश की गई है। हल्कू के चरित्र का इस तरह से विश्लेषण किया गया है। तो ये समझ गए आप दोस्तों। ठीक है। अब तीसरा है पूस की रात कहानी में दिखाया गया किसान जीवन संघर्ष का विश्लेषण कीजिए। तो किसान का जो जीवन था उस समय में कैसा था इस कहानी में दिखाया गया। तो ये जो कहानी है ये दरअसल स्वतंत्रता से पहले की कहानी है। उस समय क्या होता था कि महाजन होते थे। ठीक है। जो बहुत बड़े बड़े महाजन होते थे वो क्या करते थे कि छोटे छोटे जो किसान होते थे उसको ज्यादा ब्याज पर पैसे जो है उधार दे दिया करते थे। और उसके बाद उस किसान का शोषण करते थे। शोषण कैसे करते थे? किसान पर वो दबाव बनाते थे, या तो तुम मेरे जो ब्याज के साथ पैसे है वो लौटा दो, जो कि किसानों से संभव नहीं था क्योंकि वो उतना खेती से कमा ही नहीं पाते थे। जो कि अब वो क्या कहते हैं कि कर्जदाताओं के पैसे चुका सके, महाजनों के पैसे चुका सके। तो अंतिम में क्या होता था कि किसान उसका शोषण करते थे। उसका जो क्या कहते हैं उसकी जो फसल होती थी वो उसे छीन लेते थे, या फिर उसमें से आधा से अधिक हिस्सा रख लेते थे। या फिर जब किसान पैसे नहीं चुका पाता था तो महाजन जो होते थे वो क्या करते थे कि किसान को ही अपने ही खेत में क्या करते थे बंधुआ मजदूर के तौर पर रख लेते थे, या कह लेंगे गोटी के तौर पर रख लेते थे। तो इस तरह से किसान का जो वो जीवन था बहुत ही कष्टमय था। तो पूस की रात कहानी में इस तरह से किसान जीवन संघर्ष का विश्लेषण कराया गया है। ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सार मैंने आप लोगों को बताया ना, सार में सारी बातें, और मैं कोशिश करूंगा यहाँ जितने प्रश्न है उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को पीडीएफ में कल नहीं तो परसों अवेलेबल करवा के दे दूं। ठीक है। अब पूस की रात कहानी का प्रतिपाद्य लिखिए। एकदम प्रतिपाद्य लिखना है, मतलब उद्देश्य लिखना है, किस उद्देश्य से लिखा गया है। तो मैं आप लोगों को तुरंत बता चुका हूं कि उद्देश्य का मतलब होता है कि किस बैकग्राउंड में समाज में क्या मैसेज जो है एक लेखक फॉरवर्ड करना चाह रहा है, एक लेखक पहुंचाना चाह रहा है, उसी को उद्देश्य कहते हैं। इसके बारे में मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया। पूस की रात कहानी का उद्देश्य केवल और केवल इतना था कि इसके माध्यम से जो प्रेमचंद जी थे वो केवल इतना बताना चाह रहे थे कि उस समय में जो समाज था उस समाज में भारतीय किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उनका शोषण होता था, चहुतरफा शोषण होता था, चारों ओर से उनका शोषण होता था। यही जो है कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। कहानी के माध्यम से यही दिखाया गया। अब आप लोग इसको लंबा करके लिखिए, 2 पेज में लिखिए, 4 पेज में लिखिए, ये आप पर निर्भर करता है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं इसके आंसर तो ऐसे अवेलेबल करवा के दूंगा ही। और आगे देख लेते हैं पूस की रात कहानी यथार्थवादी कैसे है। मतलब ये है कि पूस की जो रात कहानी है इसमें ऐसा क्यों लगता है कि ये कहानी सच है।
क्योंकि जो प्रेमचंद जी थे वो जमीन से जुड़े हुए लेखक थे। उन्होंने सच्चाई को महसूस किया होगा उस समय में। उन्होंने उस समय समाज की ऐसी दुर्दशा को देखा होगा और उसी दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने पूस की रात कहानी को पंक्तिबद्ध कर दिया और हमारे सामने पेश कर दिया, जो कि हमें यथार्थवादी लगती है। क्लियर है, एकदम शॉर्ट सी, एकदम सिंपल सी बात है। अब पूस की रात कहानी की कथा वस्तु पे चर्चा कीजिए। कथा वस्तु का मतलब होता है कि कहानी का आरंभ कैसे होता है, कहानी का विकास कैसे होता है, कहानी का अंत कैसे होता है। तो कहानी का आरंभ कहाँ से होता है दोस्तों? कहानी का आरंभ यहाँ से होता है कि हल्कू 3 पैसे जो है वो बहुत मेहनत मजदूरी करके कमा करके लाता है, पत्नी को देता है और पत्नी को देने के बाद क्या होता है कि 1-2 दिन के भीतर सहना नाम का महाजन हल्कू के पास आ जाता है, हल्कू से पैसे मांगता है, मतलब उसके जो उधार है वो मांगता है। अंत में हल्कू को थक हार कर मतलब अपनी बातें जो है मानकर, मतलब सहना की बातें मानकर हल्कू को पैसा देना पड़ता है। इस तरह से कहानी की शुरुआत होती है। कहानी के मध्य में जो है खेत का पूरा का पूरा विश्लेषण किया गया है। खेत से संबंधित जो जीवन है वो दिखाया गया है कि कैसे जो है हल्कू खेत में जाता है, वहाँ ठंड का मौसम रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो चिलम जलाता है, फिर आग लगाकर अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता है। तो ये कहानी का विकास है, कैसे आगे बढ़ा कहानी, ठीक है। अब कहानी का अंत कैसे होता है? अंत में सारी की सारी जो फसल होती है उसको नीलगाय खा जाती है, चर जाती है। उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है, तो अंत में हल्कू ये कहते हुए निकल जाता है कि ठीक है, अच्छा हुआ, अब रात को यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। इस तरह से कहानी का अंत हो जाता है। यही है कथा वस्तु, ठीक है। अब इसको आप 2 लाइन में लिखे, 4 लाइन में लिखे, 6 लाइन में लिखे, 6 पेज में लिखे, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। ये आपकी जो है इच्छा पर निर्भर करता है। मैं तो यही कहूंगा कि अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि मैंने इतनी बातें तो जरूर ही बता दी है कि आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। अब पूस की कहानी का संरचना शिल्प कैसा है? तो एकदम जाहिर सी बात है, पूस की कहानी का जो संरचना शिल्प है एकदम सामान्य सा है और इतना सामान्य है कि पाठक इसको पढ़कर इसकी ओर तुरंत आकर्षित हो जाता है। इसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया वो एकदम शुद्ध, उस समय में जो ठेठी भाषा, मतलब उस समय में जो स्थानीय भाषा थी उसका उसको ध्यान में रखकर इस कहानी के अंतर्गत शब्द का प्रयोग किया गया। इस कहानी में ऐसे शब्द का प्रयोग है जो उस समय में चला करता था, ठीक है। और वो जो है एक पाठक को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। तो संरचना शिल्प औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिश्रण है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ऐसे सभी शब्दों का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। और उस समय में जो प्रचलित शब्द थे, उस समय में जिन शब्दों का प्रयोग होता था, उन्हीं शब्दों को आधार मानकर ये कहानी लिखी गई है। यही पूस की रात कहानी का संरचना शिल्प है। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। चैप्टर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न: वैष्णव की फिसलन का सार, वैष्णव के चरित्र का विश्लेषण, वैष्णव की फिसलन का प्रतिपाद्य, वैष्णव की फिसलन की कथावस्तु, वैष्णव की फिसलन का संरचना शिल्प। इस पर हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो ये जितने प्रश्न है, 5 प्रश्न आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है। और इन पांचों प्रश्नों के उत्तर जो है मैं अभी तुरंत समरी में दे दूंगा। सार जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर जान जाएंगे। और एक चीज मैं आप लोगों को और कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ भी ना आए, अगर चरित्र का विश्लेषण पूछ ले या फिर प्रतिपाद्य पूछ ले, कथा वस्तु पूछ ले, अगर आप लोगों को नहीं आए तो आप लोग सिंपल में क्या कीजिएगा, सार लिख दीजिएगा। 100 बात की एक बात, अगर आपने सार लिख दिया तो 100% आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि सार के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती है। प्रतिपाद्य आ जाता है, कथा वस्तु आ जाती है, संरचना शिल्प आ जाता है और बहुत हद तक जो चरित्र विश्लेषण है वो भी आ जाता है। अब आगे देख लेते हैं जो चैप्टर 2 है, जिसका नाम है वैष्णव की फिसलन, जो कि हरिशंकर पारसाई द्वारा लिखित एक व्यंग निबंध है। तो हम उसकी जो समरी है, उसका जो सार है वो देख लेते हैं। अब आगे मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, हरिशंकर पारसाई द्वारा लिखित है ये। मैं हरिशंकर पारसाई की जीवनी पे कुछ भी बातें नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग इसके लिए गूगल बाबा की मदद ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हरिशंकर पारसाई के जीवन से कोई संबंधित प्रश्न आने वाला है, इसलिए मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। अब आगे चलते हैं। जो वैष्णव की फिसलन है, इसमें एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है वैष्णव, ठीक है। और वैष्णव जो है एक तरह से पाखंड को कह ले कि पाठंग पाठंग सॉरी, मिस्टेक हो गया, पाठंग नहीं होगा, पाखंड की ज्योति जलाकर लोगों को ठगने का काम करता है। दरअसल क्या है कि ये जो क्या नाम है, वैष्णव नाम का जो बंदा होता है, वैष्णव नाम का जो आदमी होता है, ये क्या करता है कि प्रतिदिन राम मंदिर में, श्री राम जी के मंदिर में ये बैठता है, ठीक है। 2 घंटे प्रभु श्री राम की पूजा करता है और उसके बाद उसी मंदिर में आसन लगाता है और वहीं पर वो ब्याज देने का काम करता है, मतलब लोगों को ब्याज देता है। अब ब्याज देते समय क्या करता है कि वो प्रभु श्री राम का मुनीम बताता है अपने आप को। वो कहता है, वैष्णव कहता है कि मैं तो प्रभु श्री राम का मुनीम हूँ, मतलब मैं प्रभु श्री राम का एक चमचा हूँ, एक चेला हूँ, जो कि उसकी ओर से आप लोगों को ब्याज का ऋण देने का काम करता हूँ, ब्याज या ऋण देने का काम करता हूँ, मतलब लोन देने का काम करता हूँ। और
अब क्या होता है कि वैष्णव हर वो व्यक्ति जिसको वो लोन देता है, जिसको वो ब्याज पर पैसे देता है, तो उसके नाम से वो क्या करता है, प्रभु श्री राम और उसके पिताजी श्री दशरथ जी के नाम से वसीयत लिखवा लेता है। अब ना ही प्रभु श्री राम है और ना ही उनके पिताजी हैं, तो मतलब ये संभावना दिखाई गई है इस पुस्तक में, इस कहानी में, कि मतलब वो जो वसीयत लिखा गया उसका कोई माँ बाप नहीं है, वो अंत में किसके पास जाएगा, वैष्णव के पास जाएगा, क्योंकि वैष्णव ने धोखे से इसको हड़पने की कोशिश की है। अब आगे बताता हूं मैं। अब वैष्णव क्या करता है, हर व्यक्ति को जिसको वो ब्याज देता है, वो उसमें क्या करता है, श्री राम का मुनीम बताता है खुद को, और ब्याज देते समय राम को और उसके पिता के नाम से, राम के नाम से और उसके पिता के नाम से वसीयत लिखवा लेता है। इस तरह से वो बहुत काला धंधा करता है, और काले धंधे को अपना करके वो बहुत बड़ा आढ़ती, एक स्टॉकिस्ट बन गया है। उसके पास कई सारी एजेंसियां हैं, दवाई की एजेंसियां हैं, सब्जी मंडियां हैं, बहुत सारी हैं, और इस तरह से वो बहुत पैसे कमा लेता है। अब एक बार की बात है कि वह प्रभु श्री राम की पूजा कर रहा होता है, ठीक है, और उससे कहता है कि प्रभु आपकी कृपा से जो है मुझे बहुत सारे धन जो है वो हो गए, मैंने मतलब बहुत सारे धन इकट्ठे कर लिए। अब इस धन का करूंगा क्या मैं? तभी उसकी अंतरात्मा से एक आवाज आती है कि तुम एक काम करो, एक होटल खोल लो। उसकी अंतरात्मा से आवाज आती है, मतलब वैष्णव की अंतरात्मा से आवाज आती है कि कुछ नहीं करना है, एक होटल खोल लेना है। अब ये जो है, ये जो होटल खोलने की जो इच्छा होती है, इस इच्छा को वह राम का आदर्श, प्रभु श्री राम का आदेश मानकर एक होटल खोल लेता है। अब वो होटल खोल लेता है, उसका होटल अच्छा चलता है, ठीक है, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है कि एक ग्राहक उसके होटल में आता है और उसे कहता है कि सब कुछ तो बढ़िया है, होटल मांसाहारी नहीं है, ये सबसे दिक्कत की बात है। होटल को मांसाहारी होना चाहिए। अब चूंकि वैष्णव शाकाहारी होता है, और वो कहता है उस व्यक्ति को, देखिए श्रीमान, मैं शाकाहारी हूँ, मैं मांसाहारी नहीं हूँ, इसलिए मैंने होटल में मांसाहारी व्यवस्थाएं नहीं दी हैं। तो वो जो ग्राहक होता है वो कहता है, देखो भाई, हम लोग ऐसा है कि हम लोग 5-7 लोगों के साथ आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं यहाँ पे, तो अगर तुम मांसाहार व्यवस्था नहीं करोगे तो तुम्हारे होटल में कौन आएगा? बड़े-बड़े होटल में, बड़े-बड़े शहरों में ऐसी व्यवस्थाएं होती है, तो तुम मांसाहार की व्यवस्था कर दो, हम लोग तुम्हारे होटल में आना नहीं छोड़ेंगे। अब बेचारा वैष्णव बड़ी दुविधा में फंस जाता है। बेचारा वैष्णव घर जाता है, प्रभु श्री राम की पूजा करता है, प्रभु श्री राम से कहता है कि हे प्रभु, आप देखिए ना, मैं बड़ा धर्म संकट में पड़ गया हूँ, और कुछ जो है ग्राहक आए थे होटल में, जो कि मांसाहार के प्रबंध की इच्छा जाहिर कर रहे थे, तो अब क्या किया जाए? अब वो अब क्या होता है ना कि उसकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि गांधी के पथ पर अगर चला जाए और किसी की पीड़ा को दूर किया जाए, तो इसमें हर्ज क्या है? तो अब वैष्णव समझ जाता है कि नहीं, हमें क्या करना है। अब वैष्णव आता है होटल में और मांसाहारी भोजन की व्यवस्था कर देता है। अब इस तरह से क्या होता है कि मांसाहारी भोजन होने से होटल अच्छा खासा चलने लगता है, दिन दूनी रात चौगुनी होने लगती है होटल की। फिर अचानक से एक दिन कोई दूसरा ग्राहक आता है, ठीक है। अब दूसरा ग्राहक कहता है कि वैष्णव जी, सारी चीजें तो अच्छी हैं, होटल अच्छा है, व्यवस्थाएं अच्छी है, शाकाहार मांसाहार सभी प्रबंध है, लेकिन यहाँ पर मदिरा या कह लें कि शराब का प्रबंध नहीं है, जो कि जश्न में एक तरह से भंग डाल रहा है। अगर आप जश्न में शराब का प्रबंध कर दे तो बहुत अच्छा होगा। अब वैष्णव सोच में पड़ जाता है, वो तो ठहरा एक तरह से पाखंडी भी है, ठीक है, लेकिन है थोड़ा सिद्धांतवादी। तब वो सोच में पड़ जाता है, वो जाता है फिर अपने प्रभु श्री राम के पास, श्री राम से कहता है कि प्रभु, कुछ ग्राहक जो है क्या मांग रहे हैं, तो शराब मांग रहे हैं। तो उसके अंतरात्मा से फिर आवाज आती है कि प्रभु भी तो मदिरा के रूप में इसका सेवन करते हैं, इसलिए इसे ग्राहकों को भी दिया जा सकता है। अगले दिन वो होटल पहुंच जाता है, बियर बार की व्यवस्था कर दी जाती है, और फिर से होटल उसका अच्छा चलने लगता है, ठीक है। इतना समझ गए दोस्तों? अब आगे की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, आगे की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी स्त्रियों को आघात करने वाली है। मैं माफी चाहूंगा अगर किसी स्त्री को अगर बुरा लग जाए, तो मैं माफी चाहूंगा। मेरा उद्देश्य यहाँ पर किसी स्त्री को अपमानित करना नहीं है, लेकिन ये जो व्यंग निबंध है, इसमें स्त्रियों को दिखाया गया है इस तरीके से, तो मुझे बोलने में क्या कर सकते हैं, बोलना तो पड़ेगा ना, क्योंकि समरी में, सार में बताना तो पड़ेगा, तो बता देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को बुरा लग जाए तो मैं माफी चाहता हूँ पहले ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया कि मदिरा मतलब अब शराब का भी प्रबंध कर दिया गया होटल में। अब आगे क्या होता है
कि सब बढ़िया रहता है। अब आगे एक समय के बाद क्या होता है कि एक और ग्राहक वैष्णव के पास आता है और वैष्णव को कहता है कि भाई सब तो बढ़िया है इस होटल में, मांसाहारी व्यवस्था है, व्यवस्थाएं अच्छी है और उसके बाद शराब का भी प्रबंध है, लेकिन इस होटल में नाचने गाने वाली अर्धनग्न लड़कियों की कमी है, अर्धनग्न कलियों की कमी है। अब बेचारा वैष्णव सोच में पड़ जाता है कि अब तो लड़कियां मतलब वो कहता है लड़कियां मतलब परेशानियों की जड़, अब इसकी व्यवस्था कहाँ से की जाए। अब वो फिर भयंकर सोच में पड़ते हुए अब पहुंच जाता है अपने प्रभु श्री राम के पास। प्रभु श्री राम से कहता है कि हे प्रभु, होटल में कुछ लड़कियों की मांग की जा रही है जो कि नाचे अर्धनग्न अवस्था में, वो कैसे संभव है। तो फिर उस वैष्णव के अंतरात्मा से आवाज आती है कि मूर्ख, मैंने भी तो श्री कृष्ण अवतार में गोपियों को नचाया था, यहाँ पर यहाँ तक कि मैंने चीर हरण भी किया था। फिर इस घटना के बाद ये जो अंतरात्मा से उसकी आवाज आती है, उसके बाद वैष्णव फिर होटल पहुंच जाता है और अब होटल के अंदर डांस बार की व्यवस्था भी कर दी जाती है। अब सारी बातें अच्छी होती है, होटल के ग्राहक और वैष्णव दोनों अब खुश होते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन फिर क्या होता है कि एक और ग्राहक होटल में आता है और वैष्णव से कहता है सब ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन कमी है तो बस नंगे जिस्म की, अगर वो हो जाता तो बहुत अच्छा होता। अब वैष्णव बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता है और प्रभु श्री राम की पूजा करते वक्त उनसे कहता है, प्रभु ग्राहक तो नारी मांग रहे हैं, नंगी नारी मांग रहे हैं, सीधे शब्दों में कहें तो पाप की खान मांग रहे हैं। तभी अचानक से वैष्णव की अंतरात्मा से आवाज आती है, अरे मूर्ख, यह तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, इससे कोई अछूता नहीं रह सकता, इसलिए इसे चलने दे। फिर क्या था, अगले ही दिन होटल से होटल के अंदर नंग धड़ंग लड़कियां जो है लाई जाती हैं और इस तरह से सभी ग्राहक खुश, वैष्णव भी खुश और उसका होटल जो है वो एकदम अच्छा खासा चलने लगता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर धर्म को धंधे से जोड़ दिया जाए तो बहुत अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। यही जो है इसका मुख्य जो कह ले कि उद्देश्य या कह ले कि मुख्य सार के तौर पर हम लिख सकते हैं। सार तो आप समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पर वैष्णव के चरित्र का विश्लेषण दिया गया है, तो अब आप लोग तो समझ गए होंगे वैष्णव का चरित्र कैसा था। एक नंबर का पाखंडी था, ठीक है, हंसी आ रही है मुझे। एक नंबर का पाखंडी था, ठीक है, और ऐसा पाखंडी था जो कि सिद्धांतवादी था, सिद्धांत के हिसाब से चलता था लेकिन पाखंडी भी था, ठीक है, ये भी समझ गए। अब उसके बाद अलग अलग तरीके से उसके चरित्र को दिखाया जा सकता है। पहले वो प्रभु श्री राम के शरण में जाता है, प्रभु श्री राम को आराध्य मानकर सारी जो व्यवस्थाएं हैं अपनी वो करता है, स्टॉकिस्ट हो गया है चोरी चकारी के पैसे से, तो यही चरित्र है। उसका चरित्र अच्छा नहीं था लेकिन सिद्धांतवादी था, ये बात एकदम सत्य है। तो वैष्णव के चरित्र का विश्लेषण आप लोग कर लीजिएगा। वैष्णव की फिसलन जो हास्य व्यंग है, उसका प्रतिपाद्य, उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य सिंपल में अगर छोटे लाइनों में कहे तो केवल इतना उद्देश्य है कि ये जो हास्य व्यंग है इसके माध्यम से लेखक कहना चाह रहा है कि धर्म और धंधा अभी के दौर में दोनों अगर मिल जाए तो इससे बड़ा प्रॉफिट और कहीं नहीं है। और यहाँ पर ये दिखाया गया कि धर्म की आड़ में जो है लोग किस तरह से घिनौना काम करते हैं, लोग किस तरह से घिनौना पाखंड रचते हैं और फिर लोगों को इस जाल में फंसाते हैं। यही इसका उद्देश्य है, यही इसका प्रतिपाद्य है। वैष्णव की फिसलन की कथा वस्तु पे चर्चा करें। कथा वस्तु का मतलब होता है कि कथा का आरंभ कैसे हुआ, कथा का विकास कैसे हुआ और कथा की परिणति कैसे हुई। तो कथा का आरंभ कैसे हुआ, राम मंदिर से हुआ जहाँ पर वो ब्याज देने का काम करता था। फिर विकास में क्या सब हुआ, विकास में होटल की कहानी है। अंत में क्या हुआ, अंत में यही हुआ कि नग्न लड़कियां लाई गई, जो मान मर्यादा था सबको खत्म कर दिया गया, मतलब स्त्री पुरुष सबको एकदम मतलब कह ले कि सबको एक साथ कर दिया गया। तो ये था, ठीक है, ये थी कथा वस्तु। वैष्णव की फिसलन का संरचना शिल्प कैसा है, संरचना शिल्प तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे किस शैली में लिखा गया है, एकदम भद्दे शैली में लिखा गया। हालांकि मैं इसमें लेखक का विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लेखक ने समाज में मौजूद उस विषमता को दिखाया है, उस विविधता को दिखाया जो कि आज हमारे समाज में मौजूद है। बड़े बड़े होटल्स में लड़कियां लाई जाती हैं, ठीक है। लोग आजकल क्या ही बताएं, हम क्या ही कह सकते हैं। अब मुझे खुद अच्छा नहीं लगता इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करने में, क्योंकि इस पे डिस्कशन करने से जो नारीवादी शक्तियां हैं और जो नारीवाद है उसको मतलब एक तरह से आघात पहुंचता है। नारी की सम्मान करना बहुत अच्छी बात है और नारी का सम्मान करना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन पता नहीं हमारे समाज में पुरुषों को क्या हो जाता है, पता नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं पुरुषों की ही मतलब बुराई कर रहा हूँ,
अब आगे इस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है, ये चैप्टर में आ गया तो मैंने डिस्कस कर दिया। अगर इससे किसी भी पुरुष को या महिला को, किसी भी लड़का या लड़की को अगर बुरा लग जाए तो मैं माफी चाहूंगा। इससे अगर कोई तकलीफ हुई हो किसी को तो मैं माफी चाहूंगा। लेकिन इसमें दिखाया गया है कि नग्न लड़कियां लाई जाती हैं और उसके बाद होटल को चलाया जाता है। तो इसके माध्यम से जो है ना, केवल और केवल ये दर्शाया गया है कि ये हमारे समाज में आज का जो है सबसे घिनौना चरित्र है, और हमारे समाज में इसको आजकल एकदम वर्तमान में चलाया जा रहा है, और बड़े बड़े होटल में लड़कियां लाई जा रही हैं और लड़कियों की खरीद बिक्री हो रही है। तो ये सब चल रहा है, तो यही दिखाने की कोशिश की गई है। तो चैप्टर 2 भी समाप्त हो गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है चैप्टर 3, मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई एक एकांकी है, ठीक है। एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा। इसमें कुछ मुख्य पात्र हैं। एकांकी का पहले मतलब क्या होता है? एकांकी का मतलब होता है दोस्तों एक अंक का नाटक, जो कि एक ही पर्दे पर शुरू हो और एक ही पर्दे पर खत्म हो जाए। इसमें क्या होता है कि एक क्या कहते हैं, राम भरोसे है, श्याम भरोसे है, ठीक है। उसमें एक शर्मा जी है। तो इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। वो कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दरअसल एकांकी की जो शुरुआत है कुछ इस तरह से होती है कि दो स्कूली नौकर हैं, एक राम भरोसे और एक श्याम भरोसे। और ऐसा है कि एक क्लासरूम में जो लगे बेंच है उनको साफ कर रहे हैं, ठीक है। ये राम भरोसे और श्याम भरोसे साफ कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि राम भरोसे श्याम भरोसे को गाली दे रहा है, श्याम भरोसे राम भरोसे को गाली दे रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे को एकदम, अब बोले तो चिढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब उसी कक्षा में लगे ब्लैक बोर्ड को एक साइड कर दिया जाता है, और थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि शर्मा जी जो हैं, शर्मा जी नाम के एक चरित्र कैरेक्टर आते हैं। अब शर्मा जी गुस्सा में आते हैं, साथ ही गुस्सा करते हैं किस पे? तो राम भरोसे और श्याम भरोसे पर। और इसके बाद कहते हैं कि तुम लोग अगर इस तरह से काम करोगे तो सारा दिन सारी रात काम करते रह जाओगे, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम लोग कामचोर हो, कामचोर कहीं के, तुम लोग एकदम बेकार काम करते हो, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद शर्मा जी दोनों को बाहर कर देते हैं, राम भरोसे को भी श्याम भरोसे को भी। कहते हैं कि तुम दोनों बाहर बैठो। फिर वो कक्षा में बाकी जो सदस्य जो कि कक्षा में आने वाले होते हैं उनके आने का इंतजार करने लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐसा प्लान रहता है कि जब सभी सदस्य आ जाएंगे तो समूह में चर्चा होगी। अब चर्चा किसकी होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, ठीक है। अब क्या होता है कि अब सब सदस्य आने का इंतजार करते हैं, लेकिन कोई भी सदस्य जो है समय से कक्षा में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा लगता है कि जो सदस्य हैं उनको समय का सही ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। अतः थोड़ी मतलब देर से वर्ग में सभी उपस्थित होते हैं। वर्ग में सब उपस्थित तो हो जाते हैं, लेकिन किसी के हृदय में चर्चा की कोई सकारात्मक रुचि नहीं होती है। आने के साथ ही सब एक दूसरे की छीटाकशी शुरू कर देते हैं। मतलब 10-12 कैरेक्टर हैं, शर्मा जी हैं, उसके बाद और है कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो सब एक दूसरे को मतलब एकदम सब एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं, सब एक दूसरे की छीटाकशी करने लगते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय मंगाया जाता है, सभी लोग चाय पीते हैं। मूंगफली मंगाया जाता है, तो चाय और मूंगफली का दौर चलता है। उसके बाद सब अपने अपने धुन में मदमस्त रहते हैं। बहुत कठिनाई के बाद शर्मा जी किसी तरह से चर्चा शुरू करने की कोशिश करते हैं। चर्चा शुरू हो भी जाती है, लेकिन पता चलता है कि जो शर्मा जी जो सेक्रेटरी हैं, वो जो भाषण मतलब वो जो पर्चा जिसमें कि भाषण लिखा हुआ था जिसके माध्यम से वो इस चर्चा को संबोधित करेंगे, वो कहीं खो दिए हैं। अब बेचारा करे तो करे क्या? बहुत प्रयास करते हैं कि जो पर्चा है जो वो मिल जाए, ताकि ये जो सभा है, ये जो चर्चा है, इसको आरंभ किया जा सके। बहुत प्रयास के बावजूद जब उसे पर्चा नहीं मिलता है तो वो ये सुनिश्चित करते हैं कि फिर से मैं इस पर्चे को लिख दूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि स्कूल के एक डस्टबिन में पड़ा हुआ वो पर्चा उसे मिल जाता है। फिर शर्मा जी उस पर्चे को लेकर आते हैं, उसके बाद पर्चा पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही पर्चा पढ़ना वो शुरू करते हैं तो जो बाकी बचे पात्र हैं वो विरोध करने लगते हैं उसका, बोलते नहीं नहीं इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, इसको सुधारा जाए। इस तरह धीरे धीरे वाद विवाद का दौर फिर से चलने लगता है, और इस तरह से क्या होता है ना कि काफी समय बीत जाता है। अब काफी समय बीत जाने से क्या होता है कि चर्चा की शुरुआत पुनः से हो ही नहीं पाती है, ठीक है। मतलब एक तो टूटा फूटा शुरुआत होता है। अब संबोधन में ही अब जैसे कि कैसे है श्रीमान आप लोगों का नम्र निवेदन, ऐसा बोलते समय ही कोई टोक दे तो अच्छा तो लगता नहीं है। तो अब चर्चा की शुरुआत तो हो नहीं पाती है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि सभी सदस्य उठकर अपने अपने घर को चल देते हैं। चर्चा शुरू हुए बिना ही समाप्त हो जाती है। अब शर्मा जी भी क्या करे बेचारे, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। फिर आती है किसकी बारी? राम भरोसे और श्याम भरोसे की, जो कि एक नौकर था जिन्होंने उस रूम को ठीक किया था, जो कि जिन्होंने रूम को साफ किया था। अब राम भरोसे व श्याम भरोसे धीरे धीरे मूंगफली के छिलके को साफ करते हैं। फिर वर्ग को छोड़कर
एकदम वो भी चले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो एकांकी है समाप्त हो जाती है, और हम इस तरह से कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर जो है एक तरह से सजीव निरस्ता होती है। मतलब सजीव निरस्ता का मतलब होता है कि मनुष्य के अंदर निरस्ता तो होती है, उसको किसी के प्रति किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता जल्दी, लेकिन वो सजीव हो जाती है। कभी कभी इतनी सजीव हो जाती है कि कुछ उचित बातों पर भी एकदम डिस्कशन वो करना ही नहीं चाहते। मनुष्य में सजीव निरस्ता पाई जाती है, ठीक है, जो कि उसे अच्छे कार्य करने से रोकती है और इस तरह से उसे निकम्मा व बातूनी बना देती है। तो यही है दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, कहानी का सार। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल कहानी का सार समझ गए। अब प्रतिपाद्य भी आप लोग समझ गए होंगे। प्रतिपाद्य उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य बस केवल इतना है कि ये जो कहानी है इसके माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मतलब ये जो लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जो छोटे मोटे जो संगठन होते हैं ना, उसमें जो है क्या होती है ना कि एकता की कमी होती है, और एकता की कमी होने की वजह से वो संगठन अपने मुख्य उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाता, और उसका जो उद्देश्य होता है, जो उसका काम होता है, वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है। और ये जो सबसे बड़ा सवाल एकांकी है, ये एक तरह से ये भी दिखाता है कि किस तरह से मनुष्य जो है अपने ही काम के प्रति आकर्षित नहीं होते, अपने ही काम की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो ये सबसे बड़ा सवाल का प्रतिपाद्य है। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल की कथा वस्तु पर चर्चा कीजिए। कैसे शुरुआत होती है, तो राम भरोसे श्याम भरोसे से शुरुआत होती है। राम भरोसे और श्याम भरोसे सबसे पहले रूम को साफ करते हुए दिखाए गए हैं। फिर उसके बाद चर्चा चलता है, चर्चा का जो दौर चलता है, अलग अलग लोग आते हैं, बैठते हैं, गप गप मारते हैं, डींगे मारते हैं, तो वो विकास है। फिर अंत होता है, अंत कहाँ से होता है, बीच में ही चर्चा समाप्त हो जाती है, सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। इस तरह से कथा वस्तु हो गई। सबसे बड़ा सवाल का संरचना शिल्प कैसा है, कैसे लिखा गया, तो ये एकांकी है, एक अंक वाले नाटक के तौर पे लिखा गया है। ठीक है, और इसमें जो है ज्यादा जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया, एकदम सामान्य शब्दों का प्रयोग किया गया है, और जिसके माध्यम से समाज में जो मौजूद जो विकृतियां हैं उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। एक सेकंड दोस्तों, मैं आप लोगों से थोड़ा सा वक्त लेना चाहूंगा। मैं मतलब जो लैपटॉप है उसका पूरा बैटरी चार्ज हो गया, तो मैं चार्जर ऑफ कर देता हूँ। तो मैंने चार्जर ऑफ कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 जो है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे है चैप्टर 5, जूठन। जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित एक बहुत मार्मिक आत्मकथा है। वो मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसमें है कि जूठन का सार लिखिए, फिर है जूठन का प्रतिपाद्य लिखिए, फिर जूठन की कथा वस्तु पे चर्चा कीजिए, फिर जूठन का संरचना शिल्प कैसा है इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा एक चीज देख लेता हूँ। इसमें एक कैरेक्टर है डब्बो वाली, तो डब्बो वाली को लोग क्या कहकर पुकारते थे वो मैं आप लोगों को देख लेता हूँ, तब बताऊंगा। हाँ, डब्बो वाली जोहरी का नाम था। जोहरी एक तरह से नीची जाति को दिखाया गया है इसमें। ठीक है, फिलहाल जब सार पढ़ रहे हैं तो सार में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या है ना कि जो मेन कैरेक्टर है ये अपने बारे में लिख रहे हैं। जो मेन कैरेक्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित है। ठीक है, उसमें ये बताते हैं कि हमारा जो मतलब ये जो लेखक हैं उनका घर चंद्रभान तगा के घर से थोड़ा सटा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद कुछ परिवार थे जो कि मुस्लिम जुलाहों के थे। ठीक है, और चंद्रभान तगा के घर के ठीक सामने एक छोटी सी जोहरी, जोहर का स्त्रीलिंग है, जो कि जोहरी एक छोटी जाति का सिंबल है। और थी एक जोहरी थी, छोटी सी जोहरी थी। ठीक है, जिसने चूहड़ों के बगड़, चूहड़ों की बस्ती और गांव के बीच एक फासला बना दिया था। जोहरी का नाम डब्बो वाली था। डब्बो वाली क्या था कि जब उसका कपड़ा और उसके रहन सहन के तरीके से आप नहीं कह पाएंगे कि ये किस जाति से है। ठीक है, लेकिन जो डब्बो वाली थी वो एकदम अजीब टाइप की महिला थी। ठीक है, उसके चेहरे पर एक बड़े सा गड्ढा बना हुआ था, जिसको देखकर कोई भी बता सकता था कि ये जो है क्या है, डब्बो वाली है। अब आगे की स्टोरी कुछ ऐसा है कि इस डब्बो वाली के घर के बगल में दो तीन परिवारों के कच्चे मकान की दीवारें थे, और उसके बाद फिर तगाओं के मकान थे। तगा मतलब जाति का है, तगा जाति के मकान थे। ठीक है, और जो जोहरी थी या जो डब्बो वाली थी, उनके पीछे मतलब वो जो जोहरी और जो डब्बो वाली का जो घर था, ठीक है, उसके पीछे गांव भर की औरतें, जवान लड़कियां, बड़ी बूढ़ी, यहाँ तक कि नई नवेली दुल्हनें भी क्या करती थी, तो खुले में टट्टी फरागत करने के लिए बैठ जाती थी। और रात के अंधेरे में ही नहीं, दिन के उजाले में भी पर्दे में रहने वाली जो महिलाएं थी, घूंघट काढ़े जो रहती थी, वो इस सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करती थी। तो ये यहाँ पर दिखाया गया एकदम पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में आते हैं जो कि हमारा मेन पार्ट है। इसमें क्या होता है ना कि
ये जो लेखक है, लेखक दरअसल ये चूहड़े चूहड़े जाति का रहने वाला है, ठीक है। और उस समय के समाज में क्या था ना कि चूहड़े जाति से नफरत किया जाता था, अस्पृश्यता का माहौल था। चूहड़ा समझ लिए एक तरह से डूम दुसाद या निचली जाति का वो दिखाया गया है, ठीक है। तो क्या था कि एक कैरेक्टर है इसमें, सेवक राम मसीही, ठीक है। चूहड़ों के बच्चे के घेर कर बैठे रहते थे। अब ये जो सेवक राम मसीही है ना, ये पढ़ाने का काम करता था और यही जो है लेखक को पढ़ाया करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ये जो लेखक है मास्टर सेवक राम मसीही के कहने पर कहाँ पहुंच जाते हैं, स्कूल में। मतलब स्कूल में जाता है, मतलब सेवक राम मसीही कहता है उसके पिताजी को, लेखक के पिताजी को, कि कृपया करके आप इस बच्चे को स्कूल में डाल दीजिए, वहाँ ये पढ़ेगा और बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब ये जो लेखक है ये पहुंच जाता है स्कूल में एडमिशन लेने को। एक तो बहुत मुश्किल से इसका एडमिशन होता है। एडमिशन तो हो जाता है क्योंकि ये निचली जाति का रहता है, तो इसके साथ बहुत अन्याय होता है स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर क्या होता है कि ये जब स्कूल जाता है ना, तो इसको सबसे अंतिम में बैठने को दिया जाता है। सबसे अंतिम में ये अपना जो बोरा होता है, मतलब जो बैठने वाला होता है, थैला होता है, वो खुद ये साइड में ले जाकर बैठता है, पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन इसके साथ तब भी बहुत दुर्व्यवहार होता है लेखक के साथ। मतलब लेखक को क्या कहा जाता है कि प्रिंसिपल, जो स्कूल का जो प्रधानाध्यापक होता है, वो क्या कहता है, तुम जाओ पेड़ की टहनियाँ तोड़ लाओ और तोड़ करके उसको एक गांठ में बांध दो, और फिर क्या करो कि तुम जो है पूरे स्कूल के ग्राउंड की सफाई करते रहो। और रोज लेखक से यही करवाया जाता था। एक दिन क्या होता है कि लेखक को ऐसा करते हुए उसके पिताजी देख लेते हैं। उसके बाद प्रधानाध्यापक से उसके पिताजी की बहस होती है, और बहस होने के साथ ही लेखक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। मतलब कि लेखक स्कूल से निकल जाता है। लेकिन उसके पिताजी को संतुष्टि नहीं मिलती है। उसका पिताजी पहुंच जाता है उसके गांव के मुखिया जी के पास। मुखिया जी से निवेदन करता है कि भाई हमारे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। मतलब लेखक के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर उसके बाद क्या होता है ना कि अब वो मुखिया जी कहते हैं, ठीक है, तुम तो वही हो ना जिसके क्लास में मेरा बेटा भी पढ़ता है। एक काम करो, तुम घर जाओ और अगले दिन से तुम स्कूल जाना, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। होता भी ऐसा ही है। अगले दिन से जब वो लेखक स्कूल जाते हैं, लेखक महोदय, तो क्या होता है ना कि अब उसे कोई परेशान नहीं करता, क्योंकि मुखिया जी का बेटा भी उसी कक्षा का छात्र होता है। और फिर मुखिया जी तो संभवतः स्कूल के प्रधानाध्यापक की अच्छे से क्लास ले लिए होंगे, तो उसके साथ अब किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। तो कहानी का जो है ना, ये आत्मकथा का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरे पार्ट में क्या होता है ना कि गरीबी को दिखाया गया है। अब क्या है कि ये जो लेखक है वो गरीब परिवार से आता है। इसको खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, खाने की बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। और इसको पहनने के लिए पैरों में चप्पल नहीं होता है। बिना चप्पल के लेखक क्या होता है कि खेतों में जाता है धान गेहूं काटने को, और बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन करता है। अब क्या होता है कि जब कभी शादी विवाह होता है ना, तो जो शादी विवाह में जो बड़े बड़े लोग खाते हैं, और उसका जो जूठन बच जाता था, लेखक की जो माँ होती है, लेखक का जो परिवार होता है, वो उस जूठन को ले आता था। उस जूठन को क्या करता था, सुखा देता था। अगर मान लिया जब पूड़ी आती थी, तो पूड़ी को सुखा दिया जाता था, और उसके बाद उसको महीनों चलाया जाता था। महीनों तक उसी जूठन को खा करके लेखक जो है अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। एक समय की बात होती है कि जूठन के अंतर्गत जो लेखक है, जूठन के अंदर जो लेखक है, उसकी माँ जो है एक बहुत बड़े परिवार में काम करती थी। और उस परिवार में जो एक बेटी थी, उस बेटी की शादी थी। बेटी की शादी हो गई, ठीक है। बेटी की शादी होने के बाद चूंकि माँ, लेखक की माँ ने बहुत मेहनत किया था, और उसके बच्चे भी उसकी माँ की आशा थी कि उसके बच्चे को भी थोड़ा बहुत भोजन मिले। भोज में जो भोजन बच गया है, उससे उसके बच्चे को भोजन मिले, अर्थात लेखक को भोजन मिले। तो उसकी माँ कहती है उस गरीब परिवार के मालिक से, सॉरी, उस अमीर परिवार के मालिक से कि मालिक, अब तो शादी हो गई, सभी लोगों ने भोज खा लिया, अब जो भोज से जो जूठन बच गया है, कृपया करके हमें दे दीजिए, हम जो है अपने बच्चे को खिलाएंगे। तो जो अमीर घर का मालिक होता है वो कहता है कि अरे मूर्ख, तुमने तो उतना सारा जूठन तो ले लिया, इधर से उधर से हमने जो फिकवाया वो तुमने ले लिया, अब क्या मांगती है। तो अब क्या होता है ना कि जो जूठन वो लेने की तैयारी में रहती है, उसकी माँ, मतलब लेखक की माँ, वो जूठन को उठा करके वहीं फेंक देती है। और उसके बाद
वहां से चली जाती है। तो अब क्या होता है ना कि उस दिन के बाद से लेखक के परिवार में कभी भी कोई जूठन नहीं आता है, चाहे गरीबी में वो एक रोटी कम खाए तो वो एक रोटी कम खा के ही सो जाते हैं। तो ये हो गया कहानी का दूसरा पार्ट दोस्तों, ठीक है। अब इस कहानी के दूसरे पार्ट में दिखाया गया कि कैसे एक माँ जो है एक सामान्य महिला से दुर्गा चंडी का रूप ले सकती है अपने बाल बच्चे के लिए, ठीक है। तो ये दिखाया गया। तीसरा पार्ट ऐसे होता है कि अब जो है लेखक बड़ा हो गया है, ठीक है, लेखक बड़ा हो गया। अब भारत जो है, ये कहानी एक्चुअली भारतवर्ष में फिल्म बनाई गई है, मतलब भारतवर्ष को कंटेक्स्ट में रखकर भारतवर्ष को आधार मानकर लिखी गई है। तो अब भारत में जो छूत अछूत की जो भावना है वो खत्म हो गई है। अब लेखक अब बहुत बड़ा लोग बन गया है, बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि शिक्षा एकदम शिक्षित हो गया है, अब वो एक शहर में रहने लगा है। अब शहर में रह रहा है तो अचानक से क्या होता है कि एक ऊंची जाति का एक आदमी जो कि बचपन में लेखक के साथ बहुत गलत व्यवहार करता है, तो वो लेखक के घर पहुंच जाता है। लेखक अब पुरानी जो बातें उसके साथ हुई है, पुरानी जो समस्याएं बड़े लोगों के द्वारा क्रिएट की गई थी, उसको वो भूल जाता है। और वो लेखक जो कि गरीब तबके का रहता है, जो कि मतलब अछूत जाति का रहता है, वो अब बड़े लोगों के साथ मिलकर खाता पीता है और फिर उसके बाद इस तरह से ये स्टोरी खत्म हो जाती है, ठीक है, जूठन। तो इस तरह से ये जूठन वाला भी आप लोग समझ गए होंगे। जूठन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। जूठन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको मतलब बहुत ही बोले तो मार्मिक कर सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जूठन की संरचना शिल्प कैसी है और जूठन का प्रतिपाद्य लिखिए, जूठन का उद्देश्य क्या है, जूठन लिखने का उद्देश्य क्या है। ये एक वीवीआई क्वेश्चन है कि जूठन लिखने का उद्देश्य क्या है। तो जूठन लिखने का उद्देश्य केवल इतना है कि उस समय समाज में मौजूद जो छूत अछूत की प्रथा थी वो कैसी थी उसको दिखाने का प्रयास किया गया। उस समय समाज में मौजूद जो अछूत लोग थे उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता था उसको दिखाने का जो है प्रयास किया गया है। तो इतना समझ गए आप दोस्तों, ठीक है। जूठन का सार भी समझ गए होंगे, जूठन की कथा वस्तु भी समझ गए होंगे। जूठन की कथा वस्तु पे चर्चा हम लोगों ने कर ली, कैसे आरंभ हुआ, कैसे विकास हुआ, कैसे परिणति भी मतलब कैसे अंत हुआ। जूठन की संरचना शिल्प कैसी है, तो जूठन की संरचना शिल्प इसमें तत्सम तद्भव देशज विदेशज सभी तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इसमें कभी पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग है संभवतः, या राजस्थानी शब्दों का भी प्रयोग है। मुझे नहीं पता शायद कौन सी भाषा का प्रयोग, मन्ने तन्ने ऐसा शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये कौन सी भाषा है। तो इतना समझ गए दोस्तों। अब मुझे लगता है कि सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, लेकिन इससे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग तो आ गया है, थैंक यू फॉर वॉचिंग यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ी बातें और आप लोगों से करना चाहूंगा। यहाँ पर जो है ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट गया है। क्वेश्चन है कि जूठन जो कहानी है, जूठन जो आत्मकथा है, ये किस परिवेश में लिखा गया है, मतलब किस समय लिखा गया है। तो एज आई थिंक ये जो कहानी है ना स्वतंत्रता के समय की है, स्वतंत्रता से थोड़े पहले की कहानी है ये, ठीक है। मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ आप लोगों को, पुस्तक मैंने सामने में खोल लिया है, खोल कर रखा है। हाँ, 1930-35 की कहानी है ये, ठीक है। 1930-35 के आसपास की कहानी है। और एक सेकंड में एक चीज और खोल लेता हूँ। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। 30 जून 1950 को जन्मे थे ये और 17 नवंबर 2013 को मर गए थे। तो मतलब ये जो कहानी है ना 1930-35 से लेकर के 1950-55 या 60 को आधार मानकर लिखा गया है, जब उस समय में एकदम कह ले कि समाज में जो है असमानताएं मौजूद थी, ठीक है। समाज में क्या होता था ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस तरह से वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण को ऊपर रखा गया था, क्षत्रिय को उससे नीचे, वैश्य को उससे नीचे, शूद्र को सबसे नीचे। तो इस तरह की व्यवस्था तभी चल रही थी जिसमें कि गरीब लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था। तो ये परिवेश की चर्चा हमें करनी है। ये वाला क्वेश्चन छूट गया दोस्तों, मैं माफी चाहता हूँ। आगे मैं अगले दिन प्रयास करूंगा कि इसको कवर करवा दूं, क्योंकि परिवेश से क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर 3 में भी ये छूट गया कि सबसे बड़ा सवाल जो है यह किस परिवेश में लिखा गया है। तो जो सबसे बड़ा सवाल है ये 1970-75 के आसपास की कहानी है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। और उस समय क्या था ना कि आज़ादी तो भारत को मिली ही थी, 10-20 साल हुआ ही था। तो अमीर लोग तो अमीर होते जा रहे थे, अभी भी अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो उस समय क्या था ना कि जो निम्न मध्य वर्ग के लोग थे ना, वो चाह रहे थे कि किसी तरह हम उच्च मध्य वर्ग में चले जाएं, ठीक है। उस समय संविधान बना ही था, संविधान को समझने में बहुत समय लग गया ना दोस्तों। तो सभी लोग जो है ना संविधान को अलग अलग तरीके से समझ रहे थे। गरीब तबके के लोग संविधान को अलग स्वतंत्रता के तौर पर देख रहे थे, संविधान में मौजूद जो अनुच्छेद है उसको अलग तरीके से देख रहे थे। अमीर तबके के लोग अलग तरीके से देख रहे थे। अमीर तबके के लोग सोच रहे थे ये तो हमको और बहुत ज्यादा
ज़्यादा स्वतंत्र कर देगा, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। गरीब लोग सोच रहे थे कि कैसे हम अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा एस्टेब्लिश कर लें, हम अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा स्थापित कर लें, हम छोटे मध्यम वर्गीय परिवार से आगे वाले मध्यम वर्गीय परिवार में आ जाएँ, जिससे कि हमारा जीवन आसानी से कट सके, है कि नहीं? ये वाला मुद्दा था, ठीक है? और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, एक बहुत अच्छा है इसका जो क्या कहते हैं कि परिवेश अगर पूछ दे तो आप लोग बहुत अच्छा लिख सकते हैं। इस पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2 सेकंड का समय दीजिए मुझे। मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को परिवेश का जो है अलग से आप लोगों को कंटेंट दे सकूँ। परिवेश कहाँ गया परिवेश? एक सेकंड, मैंने लिख रखा है परिवेश पर, मैंने बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। हाँ, ये जो एकांकी है ना मोहन राकेश की, इसमें क्या है ना कि ये एकदम मध्य वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग आदि में जो अलग-थलग जो भावनाएँ थी, उस पर लिखी गई बातें हैं, ठीक है? और इसमें क्या था कि मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग सभी अलग-थलग पड़ गए थे और वास्तव में भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के बाद क्या हुआ था ना कि सभी वर्ग स्वतंत्रता और स्वाधीनता को अपने तरीके से परिभाषित करने में लग गए थे, ठीक है? अब वस्तुतः सभी वर्गों के लोग जायज़-नाजायज़ संबंध जो है अपनी स्वेच्छा से समझना चाह रहे थे और अलग-अलग तरीके से जायज़-नाजायज़ का जो है विश्लेषण कर रहे थे। अब इस तरह से क्या हो रहा था ना कि मध्य वर्ग के जो लोग थे ना, वो एक अजीब कुंठा में मतलब जी रहे थे। निम्न मध्य वर्ग के लोगों को लग रहा था कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है, हमें हमारी जो डिमांड है ना, वो उसको पूरा नहीं कर रही है। तो अब धीरे-धीरे क्या हो रहा था ना कि सभी जो छोटे-छोटे लोग थे, जो छोटे-छोटे मध्यम वर्गीय लोग थे, उनका एक संगठन बनता जा रहा था और संगठन में क्या हो रहा था ना कि सभी मिल कर के अपनी-अपनी माँगों को रखने के लिए एकदम आगे आ रहे थे। लेकिन संगठन में एकता की कमी थी, पैसे की कमी थी। इस वजह से ये जो सारे संगठन थे ना, कागज़ के अंदर ही दब के रह जाते थे, इनका कोई वजूद नहीं रहता था। तो यही जो है ना इसका परिवेश है, ठीक है? अब आगे है चैप्टर 2 का। इसका भी परिवेश अगर पूछ दे तो परिवेश इसका ऑलमोस्ट ये हास्य व्यंग्य निबंध है, तो इसका कोई परिवेश होना नहीं चाहिए कि किस समय में लिखा गया है, किसको क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये तो अभी हम हमारे आज के समय की भी घटना है। धर्म और धंधे को जोड़ दिया गया है, ये एक तरह से पाखंड है। तो इसके परिवेश को हम एग्ज़ैक्ट नहीं मान सकते ये किस परिवेश में लिखा गया है, ठीक है? क्योंकि ये धर्म और धंधे का मामला तो आज से नहीं बहुत दिनों से चला आ रहा है। धर्म की आड़ में कुछ से कुछ हो जा रहा है, तो इस पर कोई डिस्कशन करने की कोई बात ही नहीं है। और आगे इसमें तो शायद परिवेश के बारे में मैंने बता ही दिया होगा। कथा वस्तु नहीं, इसमें भी परिवेश नहीं है। तो पूस की रात की जो कहानी है ना दोस्तों, ये 1930-35 के आसपास लिखी गई कहानी है, ठीक है? इसमें समाज में जो मौजूद उस समय का जो डिफरेंशिएशन था, उस समय जो समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जो डिफरेंशिएशन था, उसको दिखाया गया है। गरीब किसान को दिखाया गया है कि कैसे उसके साथ शोषण होता था। महाजन को दिखाया गया था कि कैसे वो निर्दयी होते हैं। तो ये सब दिखाया गया था। उस परिवेश में जो-जो घटनाएँ जैसे-जैसे लोग जी रहे थे ना, तो वो उसी को मतलब दिखाने की कोशिश इस कहानी में की गई है। तो संभवतः आप लोग सारी बातें समझ गए होंगे, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, पीछे वाले प्रीवियस स्लाइड पे। ये सब आप लोग देख लिए, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत लंबा हो गया वीडियो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसमें मैंने बहुत सारी बातों को समेटने की कोशिश की है। खाँसी हो गई दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है? अब इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट से जो दूसरा खंड है उसको देख लेंगे और उसके बाद कविता वाला सेक्शन देख लेंगे। उसके बाद पूरे चैप्टर को, पूरे बुक को खत्म कर देंगे और आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन के आंसर करके आएँगे, ठीक है? और ये भी है कि मैं डेफ़िनेटली आप लोगों को क्वेश्चन विद आंसर सॉल्यूशन सारे प्रोवाइड करवा दूँगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। लंबा हो गया वीडियो, लेकिन आप लोग देखिएगा ज़रूर ताकि आप लोग समझ पाएँगे, तभी आप लोग आंसर कर पाएँगे। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।